नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड के गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में आगामी 13 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस महोत्सव का शुभारंभ केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया 13 दिसंबर को करेंगे। आपको बता दें, खेल महोत्सव का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देने के साथ साथ उन्हें बड़े मंच पर प्रतिस्पर्धा का अवसर उपलब्ध कराना भी है। इस सांसद खेल महोत्सव के तहत पौड़ी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली, रामनगर में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि ये महोत्सव क्षेत्रीय खिलाड़ियों को आगे बढ़ने, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। तो आपको बता दें, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में खेल महोत्सव जो है वो होने वाला है 13 दिसंबर से। सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत होगी गढ़वाल में 25 दिसंबर तक ये पूरा महोत्सव जो है वो चलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें, इस महोत्सव से युवा प्रतिभाओं को बड़ा मंच जो है वो मिल सकता है। 25 दिसंबर तक गढ़वाल लोकसभा में खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और पूरे गढ़वाल से बड़ी संख्या में लगभग 13,000 से अधिक युवाओं ने भागीदारी के लिए आवेदन किया है। और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो हमारा खेल महोत्सव हो रहा है गढ़वाल लोकसभा का, ये अभूतपूर्व होगा और बड़ी ये प्रसन्नता की बात है। और गढ़वाल लोकसभा के लिए हम लोगों के गौरव की बात भी है कि देश के खेल मंत्री आदरणीय मनसुख भाई मांडविया 13 तारीख को पौड़ी इनका उद्घाटन करने आने वाले हैं। पूरे गढ़वाल लोकसभा में पौड़ी में, श्रीनगर में, रुद्रप्रयाग में, चमोली में, मुनि की रेती में, रामनगर में सभी जगह खेलों का आयोजन किया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो भाग तो लेंगे ही, साथ ही इसमें से जो ऐसी प्रतिभाएं हैं जो देश और विदेश में भी हमारा नाम रोशन कर सकती है, उन लोगों को चिन्हित भी किया जाएगा। उन लोगों को कैसे अच्छी ट्रेनिंग हो, उन लोगों को कैसे अच्छा वातावरण मिले देश के अंदर, उसकी भी हम लोग तैयारी करेंगे। तो 13 तारीख को से 25 तारीख तक ये आयोजन होगा। मेरा आप लोगों के माध्यम से गढ़वाल लोकसभा के सभी नागरिकों से भी निवेदन है कि वो इन खेलों में उनको देखने भी आएँ, उनमें भागीदारी भी करें और गढ़वाल लोकसभा को इसी प्रकार से हम लोग सब लोग मिलकर आगे बढ़ाते रहें। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हल्द्वानी के काठ गोदाम स्थित मार्केट हाउस में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय समीक्षा बैठक की है, जिसमें उद्यान विभाग के अधिकारी मंत्री के सवालों पर असहज नजर आए। सरकारी योजनाओं की जानकारी पूछे जाने पर अधिकारी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिस पर मंत्री जो है वो नाराज दिखे और उन्होंने कड़ी फटकार लगाई। इस दौरान मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगली बार सभी अधिकारी पूरी तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित होंगे। कृषि मंत्री ने कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा में इसी तरह की लापरवाही पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रही है, इसलिए ये आवश्यक है कि अधिकारी योजनाओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों और लाभार्थियों तक समय पर पहुंचाए। बैठक में सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगली बैठक में तैयारी की कमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आपको बता दें, काठगोदाम सर्किट हाउस में ये समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अध्यक्षता की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा में मंत्री जो है वो थोड़े असंतुष्ट भी नजर आए। लोगों की लापरवाही की वजह से वो थोड़े असंतुष्ट नजर आए। हालांकि उन्होंने दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि अगली बार सभी विभाग के अधिकारी जो है वो मौजूद होने चाहिए। लापरवाही जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि देखिए, जो शहीद होता है, देखिए चाहे अग्निवीर हो चाहे रेगुलर आर्मी का व्यक्ति हो, शहीद तो शहीद है। तो शहीद में उसको ऐसा कोई पैरामीटर अलग नहीं है कि सर्विंग के लिए अलग होगा और जो अग्निवीर वाले उनके लिए अलग होगा। जो सुविधाएं और सैनिकों को मिलती है उनको दी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां छोटे वादों के निस्तारण और अदालतों के बोझ को कम करने के लिए 13 दिसंबर को देहरादून जिले की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें फौजदारी, मोटर व्हीकल एक्ट, श्रम, भूमि, बिजली, पानी, वेतन भत्ते, चेक बाउंस और ऐसे अन्य वादों का मौके पर निस्तारण किया जाएगा। इससे वादी को अदालत के चक्कर
से भी राहत मिलेगी और सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। इसी साल अप्रैल में और सितंबर में हुई लोक अदालतों में 8,000, 10,000 और 21,000 वादों का निस्तारण भी हुआ, जिससे 26 करोड़ से अधिक रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ। आपको बता दें, इच्छुक वादी 12 दिसंबर तक यानी आज तक अपने आवेदन जो है वो न्यायालय में दर्ज करा सकते हैं। सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का ये आयोजन किया गया। छोटे वादों को मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा, ये भी आश्वासन दिया गया है। अदालतों के केसों के बढ़ते बोझों को कम करने के उद्देश्य से ये कार्य किया जा रहा है। साल अब तक 3 लोक अदालत हो गई हैं। पहली मार्च में हुई, दूसरी मई में हुई और तीसरी सितंबर में हुई, और ये चौथी जो अब दिसंबर में होगी। तो जहाँ तक हम देहरादून ज़िले की बात कर रहे हैं, तो मार्च में भी, मई में भी और सितंबर में लगातार जो देहरादून का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ा है। हमने जहाँ मार्च में लगभग 8,000 के आसपास केस डिसाइड किए एक दिन में, वहीं हमने मई में 10,000 में हम आए और सितंबर में हम लोग 14,000 को क्रॉस कर गए। एक दिन में आप सोचिए 14,000 केस डिसाइड करना मतलब एक बहुत ही ऐसी हमारे लिए बात है कि जिस हमें बहुत आनंदित भी करती है, क्योंकि इतनी पेंडेंसी कोर्ट्स में है। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो सितंबर की हमारी, जब हमने एक दिन में 14,445 केसेस डिसाइड किए, तो सितंबर की लोक अदालत के बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पेंडेंसी है वो पहली बार 1 लाख से नीचे गई। अच्छा। क्योंकि इतनी केसेस डिसाइड हुए। ये वो केसेस हैं जो कोर्ट में पेंडिंग हैं। इसके अलावा हम प्री लिटिगेशन में भी काम कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी और परिवार की सभी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने का आदेश जारी कर दिया है। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने गुरुवार को कहा कि 15 दिसंबर तक सभी विभागाध्यक्ष सचिव अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति का ब्यौरा कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराएंगे। इसमें नियुक्ति समय की और वर्तमान संपत्ति के साथ ही 5 साल में संपत्ति में हुई बढ़ोतरी का भी विवरण शामिल होगा। पति, पत्नी, बच्चे, माता पिता या अन्य आश्रितों की संपत्ति का भी विवरण देना अनिवार्य किया गया है। वहीं आदेश न मानने पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब सभी को संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य होगा। आदेश न मिलने पर कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी भी कार्रवाई की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मंगलौर से है, जहां नगर पालिका परिषद ने एक बार फिर कस्बे में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। नगर पालिका टीम ने अभियान चलाकर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चालान काटे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि कस्बे में लगातार अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी, जिन्हें ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ और भी ज्यादा कठोर कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका टीम जो है वो लगातार निगरानी रखेगी और नियमों का उल्लंघन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई जो है नगर निगम की तरफ से की गई है। अभियान चलाकर अतिक्रमण पर चालान भी काटे गए हैं। लगातार अतिक्रमण की शिकायतों के बाद ये बड़ी कार्रवाई जो है नगर निगम की तरफ से की गई है। इसके साथ ही नगर निगम ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर इसमें कोई भी व्यक्ति पाया जाता है लिप्त, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सख्त कार्रवाई जो है उसके खिलाफ की जाएगी। द्वारा जो दुकान के आगे सामान रखा जा रहा था, उसके कारण लगातार निरंतर जाम की स्थिति मुख्य बाजार में उत्पन्न हो रही थी। इस संबंध में माननीय विधायक जी द्वारा भी बैठक आहूत की गई थी। उस संबंध में लिए गए निर्णयों के अनुपालन के लिए नगर पालिका द्वारा निरंतर अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई की जा रही है। परंतु ये संज्ञान में आ रहा है कि हमारे द्वारा हटवाए जाने के उपरांत तुरंत दुकानदारों द्वारा फिर उसी स्थिति में सामान रखा जा रहा है। इसके लिए हमारे द्वारा यह नीति बनाई गई है कि हमारे द्वारा औचक निरीक्षण कर इसकी गूगल पिक फोटो खींची जाएगी और संबंधित दुकानदार जिसका द्वारा सामान रखकर अतिक्रमण किया गया उसके विरुद्ध चालान की अथवा अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल में की जाएगी।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इन प्रयोगशालाओं में जिले के किसान अपनी खेतों की मिट्टी का नमूना देकर निःशुल्क जांच करवा सकते हैं। जांच के परिणामों के आधार पर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसमें मिट्टी में उपलब्ध 16 आवश्यक पोषक तत्वों का विवरण और उनकी कमी को पूरा करने के लिए खाद्य और उर्वरक का सुझाव दिया जाता है। आपको बता दें, ये कार्ड किसान को फसल चयन, खाद प्रबंधन और उन्नत उत्पादन में मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो उत्तरकाशी में मृदा परीक्षण से किसान जो है वो लाभान्वित होंगे। किसान जो है निःशुल्क अपनी मिट्टी का परीक्षण करवा सकते हैं, जिसके आधार पर वो अगली फसल जो है वो लगा सकते हैं अपनी मिट्टी में। इसके साथ ही उनकी मिट्टी कितनी उर्वरक है इसकी भी जानकारी मिलती है, और उसमें अगर किसी प्रकार की कोई कमी है तो उस कमी को कैसे हटाया जाए, इससे भी उन्हें लाभ मिलेगा। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड खेती में सुधार लाएगा। निःशुल्क मृदा परीक्षण से उपज भी जो है वो बढ़ेगी। इससे किसानों को पोषक तत्वों का सटीक ज्ञान मिलेगा। अच्छी हो और किस तरीके से अच्छी हो, ये सरकार के द्वारा मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं प्रत्येक जिले में स्थापित की गई हैं। और इस प्रयोगशाला में जितने भी हमारे पौधों के लिए जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसमें मेजर न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इनकी सभी की जांच जो है प्रयोगशाला में की जाती है। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट योजना के अंतर्गत किसान भाइयों की मृदा नमूने लेके उनको निःशुल्क परीक्षण करके सॉइल हेल्थ कार्ड जो है किसान भाइयों को उपलब्ध कराए जाएंगे। उसके आधार पर उनको कौन सी खाद कब डालनी है, कैसे डालनी है, ये सारी जो है रिपोर्ट उसमें अंकित की जाती है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। भीमताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत हुआ, जहां हजारों की संख्या में स्थानीय लोग उमड़े। आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने यहां विधानसभा क्षेत्र भीमताल के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जनता को विभिन्न योजनाओं की सौगात दी, जिससे क्षेत्र में विकास की नई रफ्तार देखने को मिली। सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास कार्यों की गति मिल रही है और राज्य के विभिन्न जनपदों में योजनाओं का लाभ भी लगातार मिल रहा है। खासकर धर्म रक्षक धामी ने शिलापट पर स्वास्तिक चिन्ह बनाकर योजनाओं की शुरुआत की, जिससे जनता में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। तो भीमताल में सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। सीएम धामी ने विकास कार्यों का यहां पे शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। सीएम धामी ने जनता को योजनाओं की एक बड़ी सौगात जो है वो भीमताल में दी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर तेंदुए और भालू के बढ़ते हमले लोगों की जान माल के लिए गंभीर खतरा बन रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में रोजाना गुलदार और भालू के हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल है। इस स्थिति पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और इस वर्ष हुई अत्यधिक बारिश के कारण जंगली जानवरों के स्वभाव में बदलाव और उग्रता देखी जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप ये घटनाएं बढ़ी हैं। पहाड़ों में स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार ने एस्कॉर्ट सिस्टम लागू कर दिया है, ताकि उन्हें सुरक्षित रूप से स्कूल पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही सरकार ने मुआवजे की राशि बढ़ाने और वन विभाग को निगरानी और गश्त को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि इस गंभीर समस्या का प्रभावी समाधान किया जा सके। जब ये बड़ी कुछ समय से पिछले विषयों पर आप देखेंगे तो भालू की प्रवृत्ति और गुलदार के हमले जैसे वन्यजीव मानव संघर्ष की घटनाएं बढ़ी। इसी को लेकर समीक्षा बैठक थी कि किस तरह से इसको और प्रभावी ढंग से तो इसको अंकुर लगाया जा सके, उसके लिए क्या किया जाना है, इसको लेकर के बैठक भी है जिसमें विभाग के प्रमुख सचिव, अपर सचिव और
मैं और मुख्यमंत्री जी सब लोग इस पे और कमिश्नर कुमाऊं गहन इस पर चर्चा हुई और मुझे प्रयास यही कि इस तरह से जो हम जल्दी से जल्दी जो हमने कहा था कि हम सोलर लाइट और ब्रश कटर गाँव को उपलब्ध करा रहे हैं उसको देने की बात हुई। जिस तरह से गाँवों में लोगों के अंदर जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उन बच्चों को सकुशल स्कूल पहुंचाने के लिए क्या मैकेनिज्म बनाया जाए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जसपुर से है, जहां रोडवेज बस स्टैंड को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया है। लंबे समय से जसपुर वासियों की मांग थी कि यहां रोडवेज बस स्टैंड होना चाहिए, जिसे सरकार ने मंजूरी दी, लेकिन स्टैंड के लिए चुनी गई जमीन को लेकर विवाद पैदा हो गया। बीएसबी इंटर कॉलेज के प्रबंधक सुभाष चंद्र अग्रवाल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि कॉलेज के पीछे स्थित जमीन जो 1947 से विद्यालय के कब्जे में है, अब बस स्टैंड बनाने के लिए चिन्हित कर दी गई है। उनका कहना है कि इससे छात्रों को परेशानी होगी और इसके विरोध में कॉलेज ने प्रशासन को पत्र भेजा है। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हाईकोर्ट जाने की भी चेतावनी दी गई है। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज पाल ने कहा कि ये विकास कार्य अवरुद्ध करने की कोशिश है और अब जसपुर के विकास को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भूमि चयन की रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है। मैं पता लगा था अखबार के माध्यम से कि विद्यालय के पीछे वाली जमीन जो गवर्नमेंट ने कॉलेज बनते हुए 1947 में से ही वो हमारे कब्जे में है। कब हमारे क्या मतलब कॉलेज के कब्जे में है, तो उस पर वो चाह रहे हैं कि वो लगा दें, बस स्टैंड बना दें, जबकि उससे हमें बहुत समस्या है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कैसे चलेगी और रोडवेज की बसें स्टार्ट होंगी और बंद होंगी, हौच पौच हो जाएगा सारा मामला। जो उस साइड में हमारे यहाँ से करीब 34-35 विंडो खुली हुई हैं, उनमें सब आवाज़ भी आती है, हवा भी आना जाना, वेंटिलेशन भी रहता है, तो सबके लिए जो है बहुत परेशानी हो जाएगी। पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है और डीएम साहब को भी भेजा है, एसडीएम को भेजा है और एक वहाँ भेजा है सचिवालय में भी भेजा है। देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सरकार का मूल मंत्र है समस्या, समाधान और सरलीकरण। तो ठीक है, हमने उत्तराखंड गठन के बाद लगातार जसपुर की जनता ने यहाँ अपना रोडवेज स्टैंड हो इसकी मांग की है। जब हम विभिन्न चुनावों में जनता के बीच जाते हैं तो ये मांग बहुत ही प्रमुखता के साथ मुखर होती है। इन सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए मैंने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं गणों ने सभी ने मिलकर एक प्रयास किया था कि हम यहाँ रुकी हुई विकास योजनाओं को धरातल पर लेकर आए। तो उसके लिए भूमि चयन के लिए शासन से पत्र जारी हुआ। जिलाधिकारी जी के माध्यम से एक टीम बनाकर कुछ भूमियों का चिन्हीकरण किया गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस महानिदेशक दीपक सेठ की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य कानून व्यवस्था और अग्नि सुरक्षा के विषय पर चर्चा की गई। बैठक में आगामी क्रिसमस और नव वर्ष के जश्न को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी प्रस्थानों जैसे कैफे, पब, रेस्टोरेंट, होटल, मॉल आदि का त्वरित अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए गए। इसके तहत फायर सुरक्षा उपकरणों की कार्यक्षमता, सार्वजनिक फायर हाइड्रेंट्स भी उपलब्ध कराए गए। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।